नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि बीएसएनएल में क्या परिस्थितियां चल रही है। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल में जो पिछले टाइम में जो न्यूज़ आया था कि बीएसएनएल का वीआरएस, उसके संदर्भ में हम लोग यही बात बोलेंगे कि देखिए वीआरएस के बारे में जो भी न्यूज़ आया था, ज़्यादातर न्यूज़ फैब्रिकेटेड था। फैब्रिकेटेड इसीलिए था कि वीआरएस फ़रवरी से वीआरएस हो जाएगा, जनवरी से वीआरएस हो गया, ऐसे जनवरी महीने भी चला गया, फरवरी महीने भी चला गया, फिर कोई बोल रहा है मार्च से वीआरएस आएगा। तो ये सब बातें जो है ना, ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए ऐसे जो है एक अचानक एक दिन वीआरएस हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। वीआरएस होने का एक प्रीफेस भी होता है, वीआरएस होने का एक कॉन्टेक्स्ट भी होता है। तो अभी जो हिसाब चल रहा है बीएसएनएल में, ऐसे ज़्यादा कर्मचारी तो अभी हैं नहीं। एक टाइम पे बीएसएनएल में 3-4 लाख कर्मचारियां होते थे। फिर 2013-14 के करीब करीब 2.5 लाख के करीब करीब कर्मचारी होते थे। अब 2019-20 में जो वीआरएस आया, उसमें वीआरएस लेने के बाद जो कर्मचारी का संख्या बहुत ही घट गए और अभी 60,000 से कम कर्मचारी हैं, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। तो इस टाइम में वीआरएस जो है, वीआरएस डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे पिछला बार वीआरएस आया था, उस टाइम पे ये हुआ था कि जो सैलरी सेगमेंट में जो खर्चा है बीएसएनएल का डिपार्टमेंट का, तो वो खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। मोर देन 50% ऑफ द रेवेन्यू अर्न वो खर्चा हो जा रहा था सैलरी में। अभी ये परिस्थितियां हैं कि 30%, बस 30% खर्चा सैलरी सेगमेंट में होता है, और वो भी धीरे धीरे जैसे लोग रिटायर कर रहे हैं वो खर्चा कम होते जाएगा। अभी ये प्रश्न है कि वीआरएस आएगा कि नहीं आएगा। हाँ दोस्तों, वीआरएस आएगा, मगर वीआरएस आएगा वो पीआरसी के साथ साथ आएगा, या पहले पीआरसी हो जाएगा फिर वीआरएस होगा, नहीं तो वीआरएस होगा तो फिर पीआरसी होगा, ऐसे कपल टाइप का आएगा। और वहाँ पे जो वीआरएस का जो बातें हैं, जितना भी एसोसिएशन है, यूनियन है, ज़्यादातर एसोसिएशन यूनियन ने विरोध किया है। और यहाँ पे जो परिस्थिति मैं बोल रहा हूँ, यूनियन का तरफ से मैं बोल रहा हूँ, जितना भी यूनियन के मैंने न्यूज़ देखा, जितना भी यूनियन का लीडर्स का मैंने बात सुना, तो जो जो दो आपका यूनियन है, बीएसएनएल यू नंबर 1 यूनियन है सबसे ज़्यादा वोट मिलने की वजह से, और नंबर 2 है एनएफटी। तो ये जो दोनों यूनियन है, ये दोनों यूनियन वीआरएस का अपोज किया है, एकदम स्ट्रिक्टली अपोज किया है। उसके बाद जो एसोसिएशन से में भी स्नेहा जो है, 1 नंबर एसोसिएशन, मतलब सबसे ज़्यादा जिनको वोट मिला, वो भी वीआरएस का अपोज किए हैं। और एगोटा जो है, तो एआईजीटीओ, तो वो लोगों ने वीआरएस का डायरेक्टली अपोज नहीं किए हैं। वो लोग बोले हैं कि ऐसे वीआरएस देने से हम लोग नहीं मानेंगे, साथ में कुछ देना पड़ेगा। मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि आप पीआरसी लाइए, साथ में वीआरएस लाइए, तो हम लोग वीआरएस के बारे में विचार करेंगे कि हम लोग एज ए एसोसिएशन उसको अपोज नहीं करेंगे। तो ये जो परिस्थिति में देख के लग रहा है कि वीआरएस जो 2025 का बीच में आने का संभावना है, वो ला सकते हैं। पहले वीआरएस के पहले मेरे को जो लगता है, मैं पर्सनली जो फील करता हूँ कि पहले 4G को रोल आउट किया जाएगा। अभी देखिए 4G का जो 1 लाख टावर है, बीएसएनएल का एग्जिस्टिंग जो 1 लाख टावर है, उसमें से करीब करीब जितना भी मिनिस्टर बताते हैं, जितना भी डिपार्टमेंट में जो आला अधिकारी हैं वो लोग जो बताते हैं, उसमें 50-60 हज़ार के करीब करीब टावर इंस्टॉल हो गया है। तो बाकी भी जो टावर है वो भी इंस्टॉल वही जून जुलाई महीने तक हो जाएगा, उसके बाद ही ये आने का संभावना है। दूसरा बात है कि ये जो वित्तीय वर्ष जो है, ये वित्तीय वर्ष ख़त्म हो जाने के बाद डिपार्टमेंट 2 चीज़ों में बहुत जगह पे बोले हैं, डिपार्टमेंट का जो आला अधिकारी हैं, कि 2 चीज़ लोग लेके वो लोग पॉजिटिवली सोच रहे हैं। देखिए कोई भी चीज़ लेके सोचना मतलब वो कब होगा पता नहीं, पॉजिटिवली सोचना मतलब होगा, ज़रूर होगा। तो वो जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और है जो आउटडोर जो मेडिकल क्लेम मिलता है, उसका जो लिमिट है, उसका लिमिट को फ्रीज़ किया गया था। तो वो फ्रीज़ उठा देने से आउटडोर का लिमिट भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये जो चीज़
जहाँ तक लगता है अप्रैल मई महीने के मतलब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा उसका वो लोग नोटिफिकेशन करके ये 2 चीज़ों में थोड़ा राहत देंगे एम्प्लॉय लोगों के लिए। बाकी बाकी जो चीज़ है, जो भी मतलब आपका मानिए 4G ये जैसे नॉर्मली चल रहा है, ये तो सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर ही निर्भर नहीं है, क्योंकि इसका जो वेंडर है, इसका वेंडर है TCS, ठीक है। तो TCS जैसे अपना काम कराएगा तो वो काम करने के बाद हैंडओवर होगा, तो ये सब चीज़ों में टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग चीज़ है। तो मगर ये चीज़ होगा। और ये भी चीज़ देखना है दोस्तों कि VRS जहाँ इतना कम कर्मचारी हैं, यहाँ पे VRS होने के बाद जो और कर्मचारी कम हो जाएगा, तो नया से तो रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है, तो कंपनी का ऑपरेशंस में भी एक इफ़ेक्ट आएगा। तो ये जो चीज़ है, देखिए जो भी चीज़ों में बोला जा रहा है कि आउटडोर जो भी पार्ट है उसको आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। देखिए आउटसोर्सिंग जो किया जा रहा है, हर चीज़ों को आउटसोर्सिंग करके एम्प्लॉय को घटाया जा रहा है। वो बाकी सारे PSUs में भी और आप रेल में भी देख सकते हैं, ऐसे ही सब चीज़ करीब करीब हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे जो भी है, अभी डिपार्टमेंट में तो क्वार्टर में भी प्रॉफिट में आ गया, तो ऐसे जाके PRC होने का एक संभावना हो रहा है। और जैसे दोस्तों मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में, तो मार्च 10 तारीख को ये पे स्केल ठीक होने का एक बातें हैं, ठीक है, जो यूनियन का तरफ से जो खबर आया है। तो ये जो पे स्केल ठीक होना मतलब ये PRC हो जाना नहीं है, पे स्केल फाइनलाइज हो जाएगा। पे स्केल फाइनलाइज हो जाने के बाद वो क्या होगा, वो डिपार्टमेंट उसको डॉट के पास भेज देगा। तो अभी उसके बाद ही जाके PRC का जो फाइनलाइजेशन होगा। तो एक PRC होने के लिए एक मजबूत स्टेट है पे स्केल फाइनलाइज करना, मतलब पे स्केल फाइनलाइज हो जाने से ही PRC तुरंत नहीं हो जाता है, उसके बाद भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहता है, एक बात है। दूसरा बात है, जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव है वो लोगों के लिए जो भी फाइनलाइजेशन का बात है PRC, तो उसके लिए वेज नेगोशिएशन होता है। मगर जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के लिए तो वेज नेगोशिएशन नहीं होता है, और तो पार्लियामेंट का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो लोगों का PRC होता है जो भी है। मगर वो तो डिपार्टमेंट कर ही सकता है, क्योंकि उसमें नेगोशिएशन का कुछ बात भी नहीं है, उसका पे स्केल भी फाइनलाइज्ड है, E1 E2 E3 सब फाइनलाइज हो गया है, मगर उसमें कोताही क्यों बरता जा रहा है, ये भी एक सवाल है। तो वो अगर दे दिया जाता तो फिर नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों को बोला जा सकता है कि आप लोग फाइनलाइज नहीं किए हैं, इसके वजह से नॉन एग्जीक्यूटिव को नहीं मिल रहा है। मगर एग्जीक्यूटिव को देने के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव का जो एज नेगोशिएशन है उसके साथ कोई भी संपर्क नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है, फिर भी एग्जीक्यूटिव लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये भी सवाल पूछना चाहिए। और दूसरा बात है, PRC तो मिल गया, अगर सोचिए हाइपोथेटिकली, उसके बाद भी अगर VRS आता है, VRS से अगर और लोग चले जाएंगे तो डिपार्टमेंट का जो वर्क फोर्स है, उसका जो यूनिटी है, उसका जो भी स्ट्रेंथ है वो तो घट जाएगा। तो एक ये चीज़ नहीं होगा कि ये चीज़ और एक प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है, डिस इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, ये सब चीज़ तो जो नियो लिबरल इकोनॉमी है उसका एक फीचर है। जो 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन जो हुआ था, तो वो उसका तो बहुत दिन चला गया, अभी बहुत कोशिश हुआ, मगर BSNL का कर्मचारी लोगों का जो एकजुटता है, जो एकता है, इसके वजह से BSNL का अभी भी 100% गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है। ये अगर डाइल्यूट करने का इच्छा होगा सरकार को, तो ये भी एक चीज़ हो सकता है कि एम्प्लॉइज़ को घटा के इसको डाइल्यूट किया जाए। क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अच्छा है, हर कोई प्राइवेट ऑपरेटर चाहेगा कि उसको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर के, टेलीकॉम ऑपरेटर के पास नहीं है। मगर जो एम्प्लॉइज़ है, वो एम्प्लॉइज़ प्राइवेट ऑपरेटर्स को इतना नहीं चाहिए होगा, क्योंकि वो लोग अल्पिन टू एलिफेंट हर चीज़ में वो लोग आउटसोर्सिंग करके काम कराते हैं। तो जो आउटसोर्सिंग वाला काम होता है, आउटसोर्सिंग वाला काम में एक ही चीज़ है, जो आउटसोर्सिंग काम क्यों हुआ, कि इसका पीछे भी एक कारण है कि जो काम कराने में तनख्वाह दे के अगर कोई कर्मचारी रख जाएगा तो उसको बहुत सारा सुविधा देना पड़ता है, उसको EPF देना पड़ता है, उसको ESI देना पड़ता है, उसको मेडिकल बेनिफिट देना पड़ता है।
तो अगर उसी को हम आउटसोर्सिंग कराते हैं तो ये सब पैसा तो नहीं देना पड़ता है, इसमें पैसा का बचत होता है। और दूसरा बात है कि इसमें एक होता है कि आज मेरे पास काम है, अगर काम नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा। तो ये जो हायर एंड फायर का जो टेक्निक है ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है आउटसोर्सिंग वाला चीज़ों में। तो आउटसोर्सिंग होने से जो मतलब इसका एक अच्छा साइड भी है कि पैसा डिपार्टमेंट का बच जाता है, मगर एक बुरा साइड भी है, ये है कि ये जो मतलब हायर एंड फायर टाइप का है तो ये बंद करने में भी आसानी होता है। ये भी एक प्रोज एंड कॉन्स है। और दोस्तों ये भी चीज़ आप लोग सोचिए कि आज का जो भी व्यवस्था चल रहा है, डिपार्टमेंट अगर आज प्रॉफिट में आया है तो बाकी दूसरा सारा आर्टिकल में भी मैंने जितना पढ़ा तो उसमें एक देखिएगा प्रॉफिट आने का ये भी एक कारण है। क्वार्टर का जो प्रॉफिट आया है कि जो डिप्रिसिएशन है उसका जो कैलकुलेशन है वो पहले क्या किया जाता था, वो पहले वर्टिकली होता था, अभी हॉरिजॉन्टली एमोर्टाइजेशन किया गया है। तो ये जो पर्टिकुलरली टेक्निकल टर्म्स है, ये टेक्निकल टर्म्स में मैं जाना नहीं चाहता, मगर एक चीज़ हुआ है कि कुछ कैलकुलेशन में चेंजेस किया गया है जिसके वजह से जो लॉस जो है डिप्रिसिएशन की वजह से जो हो रहा है वो बहुत हद से घट गया है। तो दोस्तों ये भी तो हो सकता था कि ये चीज़ अगर 4 साल पहले किया जा सकता, अगर PRS 1 से पहले किया जाता तो देखते कि आज डिपार्टमेंट शायद प्रॉफिट में होता, लॉस बहुत ही कम होता। तो ये जो किताबी लॉस है, किताबी प्रॉफिट है और जो ज़मीनी हकीकत पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके अंदर अंतर है, उसका डिफरेंस है, ये भी देखना चाहिए दोस्तों। क्या है नहीं है वो मैं डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं उसमें कोई टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूँ, मगर ये चीज़ सोचना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय को सोचना चाहिए और हर एक देश को नागरिक को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी जो कंपनी है इसमें हर एक नागरिक जो 140 करोड़ देश का जनता है, हर किसी का स्टेक जुड़ा हुआ है एक कंपनी से। अगर BSNL सोचिए आज के दिन में नहीं होता तो बाकी जो भी निजी कंपनियां हैं, कुछ दिन पहले ही 2024 में वो लोग तो टैरिफ हाइक किए थे, और मेरा जो मानना है कि 2025 में भी बीच आते आते फिर एक करीब करीब आप मान लीजिए कि 10%, 8 से 10% मोबाइल का टैरिफ हाइक आप लोग देखने का उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे कर करके जो टैरिफ हाइक होगा वो टैरिफ हाइक होते ही रहेगा, क्योंकि जो अप्रूव है तो उसका जो लिमिट, जो टेलीकॉम निजी कंपनियां बोल रहे हैं कि जितना लिमिट होने से वो लोगों को लॉस नहीं होता है, वो लिमिट होने के लिए अभी जितना प्राइस चल रहा है उसका 70% और प्राइस बढ़ना है। तो 70% प्राइस बढ़ना मतलब कि हर साल में 10% कर करके अगर बढ़ाया जाएगा तो 7 साल लगेगा वो लिमिट को रीच करने में। इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका कॉस्ट बढ़ रहा है, जो लेबर का जो कॉस्ट है, जो रेट है लेबर का, मिनिमम वेजेस जो है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है। हर साल में अगर आप 5% से 6% इन्फ्लेशन को पकड़ के चलते हैं तो 7 साल में कितना इन्फ्लेशन हो जाता है सोचिए। तो वो जाके अगर एडजस्ट किया जाएगा तो 7 साल में दुगना होना है उसका रेट को, तो उतना रेट तो आपका बढ़ना फिक्स है और उतना रेट बढ़ेगा भी। ये मार्केट के लिए भी एक अच्छा साइन है, क्योंकि जो डेटा जो फ्री में जो हुआ था और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जो डेटा को रेट बढ़ा, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारा टेलीकॉम कंपनीज, पहले कितना टेलीकॉम कंपनीज होता था, पहले 10-15 टेलीकॉम कंपनीज होता था, अभी महज 4 में सीमित हो गया। तो ये जो टेलीकॉम कंपनीज जो बंद हुए, इसका एक प्रॉब्लम ये हुआ कि मार्केट में जो कंपटीशन है उसको अफेक्ट हुआ, मगर ये चीज़ भी अच्छा हुआ कि ये जो कंपनी का जो मार्केट का जो अवस्था था, ये अवस्था बहुत ही ख़राब हो गया था। अभी जो टेलीकॉम कंपनीज है, अभी थोड़ा वो लोगों का सांस लेने का राहत मिला है। और दोस्तों देखिए आगे जाके भी ना, ये कभी मत सोचिए कि डेटा का रेट पहले जैसे होता था, जियो जब आया था एकदम फ्री हो गया था, वो ज़माना कभी भी नहीं आएगा। डेटा का रेट अभी बढ़ने ही वाला है। अगला 10 साल तक, 10-15 साल से ज़्यादा तो प्रेडिक्ट हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि तब क्या परिस्थिति होगा। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट है, टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का भी बहुत चेंजेस हो सकता है, मगर अभी फ़िलहाल जो परिस्थिति चल रहा है 5-10 साल में तो डेटा सस्ता कभी नहीं होगा, डेटा का दाम बढ़ते ही रहेगा, टेलीफोन का दाम भी बढ़ते रहेगा। इस परिस्थिति में अगर BSNL नहीं होता तो ये जो डेटा का भी दाम जो बढ़ना देख रहे हैं ना, 10% 15% बढ़ रहा है, ये एक टाइम पे 30-30 40-40% बढ़ता है। तो BSNL है बोल के मार्केट में डेटा और कॉल का जो कीमत है ये अभी भी लोगों का मतलब लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक कॉल का 10 रुपया हो जाता, 1 GB डेटा का 200 रुपया वाला जो पहले सिस्टम था वैसे टाइम पे चला जाता। मगर ये जो मार्केट में मोनोपोली आया नहीं बस BSNL की वजह से। तो सरकार को भी हर ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि BSNL को स्ट्रेंथन करने से देश का ही उन्नति हो रहा है, देश को जो जनता है उसको फ़ायदा हो रहा है। और एक चीज़ देखिए दोस्तों, जो डिफेंस का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ज़्यादातर BSNL के द्वारा हैंडल किया जाता है, तो वो कभी भी निजी कंपनी में अगर चला जाएगा तो वो देश के सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है। क्योंकि कोई भी सरकारी कंपनी का जो कर्मचारी होता है उसका एक इंटीग्रिटी होता है, सरकारी कर्मचारी का उसका एक अकाउंटेबिलिटी होता है कि इलेक्शन का ड्यूटी में भी देखेंगे, जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर होता है, सेकंड पोलिंग ऑफिसर होता है, जो भी होते हैं वो सब सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो कभी प्राइवेट कर्मचारी से तो उधार लेके तो इलेक्शन कमीशन लाता नहीं। क्यों? क्योंकि उसका एक अकाउंटेबिलिटी होता है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। क्योंकि प्राइवेट में अभी जानते हैं निजी कंपनी का ऐसा बात है कि अभी इस कंपनी में हमको 15,000 मिल रहा है, दूसरा कंपनी बोल दिया 20,000 मैंने चला गया। तो ये जो कंपनी टू कंपनी शिफ्ट करने का भी टेंडेंसी बहुत होता है, एक नंबर। और दूसरा नंबर उसका जो अकाउंटेबिलिटी होता है वो बोलेगा कि हमको ये बोला था, हमने कर दिया, हमको क्या पता। मगर ये सरकारी कंपनी में नहीं होगा, सरकारी कंपनी में रूल के मुताबिक काम होगा। इसी वजह से सरकारी कंपनी का जो कर्मचारी है वो लोगों का एक अकाउंटेबिलिटी रहता है, जो प्राइवेट कर्मचारी प्राइवेट कंपनी में कर्मरत जो कर्मचारी है उसमें नहीं रहता है। तो ये भी एक चीज़ सोचना चाहिए दोस्तों कि देश का भविष्य के लिए, क्योंकि हम लोग जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में रहते हैं उसमें एक तरफ हमारे दुश्मन है चाइना, एक तरफ हमारे दुश्मन है पाकिस्तान। और जो ईस्टर्न फ्रंट में जो अच्छा था बांग्लादेश, थोड़ा बहुत था नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा, अभी उसका क्या हो गया है, वो एक मोहम्मद यूनिस आने के बाद और उसका जो देश का परिस्थिति है वो भी तो पूरा दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो इस परिस्थिति में चारों तरफ से अगर दुश्मन से घिरा हुआ है तो हम लोगों के लिए डिफेंस बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और डिफेंस में जो जंग होता है, गोली होता है, गोलीबारी, वो दिन चला गया कि सामने सामने जंग। अभी होगा साइबर वार, अभी होगा डेटा का वार। तो इसमें BSNL एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। इसका जो मतलब रिकॉग्निशन एक गवर्नमेंट भी करते हैं, गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है टेलीकॉम मिनिस्टर वो भी बोले हैं, पिछला जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे वो भी बोले हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी बोले हैं, हर मिनिस्टर हर जगह पे बहुत सारा प्लेटफॉर्म पे जाके बोले हैं कि जो जंग होगा, जो डेटा होगा, जो साइबर सिक्योरिटी के इशू है उसमें BSNL का एक क्रिटिकल रोल है। तो BSNL को रहना चाहिए मार्केट में, और देश का जो आम जनता है उसको अफोर्डेबल डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी BSNL को रहना जरूरी है। ये मेरे को लगता है ये सरकार का बहुत सारा मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बहुत दफ़ा बहुत दरमियान जाके इस बात को रिपीट किए हैं। मैं तो बस ये चीज़ को बोल रहा हूँ। तो इस परिस्थिति में BSNL बंद हो जाएगा ये बात अभी बेबुनियाद है। दूसरा बात है, मैं कंक्लूजन में बोलूँगा VRS होगा मगर थोड़ा बाद में होगा। आप 25 का बीच में, नहीं तो 25 का एंड तक, 26 में, ये सब देख सकते हैं। अभी तुरंत नहीं होगा, 25 का लास्ट में है, अगर होगा होगा, नहीं तो 26 में होगा। दूसरा बात है PRC होने का एक उम्मीद है। PRC अगर होगा तो इस चीज़ में एक अच्छा चीज़ होगा कि अभी जो बेसिक पे है वो बढ़ जाएगा। तो 27 में जो और एक PRC होने का बाद है उसमें जो डिपार्टमेंट अगर प्रॉफिट में होगा तो उसमें अच्छा फिटमेंट लेके अच्छा मतलब वेतन संशोधन में किया जा सकता है। अभी जो मिल रहा है वो लेके करना एक अच्छा बात है। वो सोच यूनियन का भी है, एसोसिएशन का भी है, एक चीज़ है।
और एक चीज़ है, देखिए जो भी फैसिलिटीज़ मिलता है, जो पार्क्स मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलिए, आउटडोर मेडिकल है, तो ये चीज़ में बढ़ोतरी होने से भी एम्प्लॉय को थोड़ा राहत का मिलेगा। और एक चीज़ है कि जो इंडोर है, इंडोर में राहत और देना चाहिए। इंडोर में जो रेट है उसका संशोधन भी करना चाहिए। जो नॉन एग्जीक्यूटिव है वो लोगों के लिए मोबाइल हैंडसेट का रीइंबर्समेंट के लिए पैसा देना चाहिए। जो एग्जीक्यूटिव है वो लोगों का रीइंबर्समेंट का जो रेट है, जो महज 5,000 रुपया है, उसको कम से कम 8 से 10,000 रुपया करना चाहिए। ये जो मतलब मांगे हैं, ये मांग कॉन्टिन्यूअस यूनियन एसोसिएशन के तरफ से जाते रहेगा और साल में 1-2 करके मांग पूरी होती रहेगी। ऐसे टाइप का चलते रहेगा दोस्तों। मगर अभी फिलहाल वीआरएस का कुछ नहीं है। वीआरएस हो सकता है, कम से कम इसके लिए 25 अंक नहीं तो 26 तक वेट करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों।